हेलो स्टूडेंट्स, आज की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले दो वीडियोज में बहुत हैवी कॉन्सेप्ट हो गया था, ठीक ना। परंतु उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। तो अब हम उनके एप्लीकेशन पार्ट पर चलते हैं, ठीक। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी थी वो ये है कि दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी जो कि r डिस्टेंस पर रखे गए हो, कितनी k q1 q2 बाई r। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली जाएगी। दूसरी बात हमने सीखी थी कि किसी भी सिस्टम को बना देने में एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी सिस्टम को इंफिनिटी से बना देने में, किसी भी सिस्टम को इंफिनिटी से बना देने में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट। ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ऑफ साइड्स ए एंड ए, एक कॉर्नर पर Q1, एक कॉर्नर पर Q2, एक कॉर्नर पर Q3। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, राइट। तो अब देखिए क्या है कि इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि सारे चार्जेस को इंफिनिटी पर भेज दीजिए, सारे चार्जेस को इंफिनिटी पर भेज दीजिए। अब एक एक करके इंफिनिटी से लाइव, तब ही ना पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। खुद नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कैसे कितनी मेहनत होती है, और जितनी मेहनत पड़ेगी वही इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो जब आप पहला चार्ज लाएंगे इंफिनिटी से, जब आप इंफिनिटी से पहला चार्ज लाए तो ये दोनों तो दूसरी इंफिनिटी पे बैठे हुए, ठीक। तो जब पहला चार्ज आएगा तो बाकी दोनों तो इंफिनिटी पर बैठे हुए थे, तो पहले चार्ज पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा भाई। इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो मानने का कारण ही यही था कि भाई वो लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं। व्हेन देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, इंफिनिटी पर व्हेन देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, तब हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था, राइट। ठीक है। तो जब पहले वाले को लाएंगे तो बाकी दोनों इंफिनिटी पर हैं, तो बाकी दोनों इस पर फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हैं, और जब कोई फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको भी कोई फोर्स नहीं लगाना होगा, और जब आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वर्क डन का आएगा, क्योंकि न्यूटन के हिसाब से तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के दोनों बहुत जरूरी है वर्क डन के लिए। तो जब इस पर कोई फोर्स ही नहीं है तो आपको भी कोई फोर्स नहीं लगाना होगा, राइट। आपको भी कोई फोर्स नहीं लगाना होगा, बस इंफिनिटी से जरा सा पुश कर दे, खुद ही दौड़ता भागता इधर आ जाए, और कहीं पर आके बस जरा सा रोक ली, और उतने वर्क डन को काउंट नहीं किया जाएगा, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, राइट। ठीक। तो एक चार्ज आ गया। अब देखो क्या है कि अब जब आप दूसरे को लाओगे, Q2 को लाओगे, दूसरी वाली इंफिनिटी से, तो वन वाला यहां बैठा हुआ है, तो वन वाले के कारण वर्क होगा, वन वाले के कारण वर्क होगा, कितना वर्क होगा, जितना कि 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितना और 1 2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। इसमें तो कोई शक नहीं।
हमने माना है कि एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करता है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, और दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि Q1 Q2 बाई R, बाद में लिख लेंगे। अब देखो जब तीसरे को लाओगे ना, अब देखो जब तीसरे को लाओगे तो इन दोनों की वजह से वर्क होगा। तो 1 की वजह से जो वर्क होगा U13, और 2 की वजह से जो वर्क होगा वो U23। ठीक, वेरी सिंपल। अगर ये 2 नहीं होता, केवल 1 होता, तो कितना वर्क डन होता? जितना 1 3 की पोटेंशियल एनर्जी होती। अगर ये 1 नहीं होता, केवल 2 होता, तो कितना वर्क डन होता? जितना 2 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी होती। अब दोनों है तो दोनों के कारण वर्क डन होगा, तो 1 3 की पोटेंशियल एनर्जी और 2 3 की पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इस तरह से आप लिख लेंगे के Q1 Q2 बाई ए प्लस के Q1 Q3 बाई ए प्लस के Q2 Q3 बाई ए, राइट। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि अगर सपोज करो एक स्क्वायर होता, Q1 Q2 Q3 Q4, इसको लिखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दोबारा ऐसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस स्क्वायर की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, राइट। तो फिर से वही बात, पहले वाले चार्ज को लाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि बाकी तीनों इंफिनिटी पर, राइट, बाकी तीनों इंफिनिटी पर। अब जब आप दूसरे वाले को लाओगे तो केवल और केवल, चलिए मिटा के मैं दोबारा लिखते जाऊंगा, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब दूसरे को जब लाए तो केवल कौन प्रेजेंट है? Q1। केवल कौन प्रेजेंट है? Q1, राइट। तो कितना वर्क डन होगा? जितना 1 2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। अब जब आप Q3 को लाओगे तो 1 और 2 दोनों प्रेजेंट, तो दोनों की वजह से वर्क होगा। 1 की वजह से कितना वर्क होगा? जितना 1 3 की पोटेंशियल एनर्जी। 2 की वजह से कितना वर्क होगा? जितना 2 3 की पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब जब Q4 को लाओगे, अब जब आप Q4 को लाओगे तो पहले से 3 मौजूद हैं। पहले से कितने मौजूद हैं? 3, तो तीनों की वजह से अलग अलग वर्क डन होगा, राइट। चलिए चौथे को लाए हैं ना, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के कारण जितनी 1 4 की पोटेंशियल एनर्जी, 2 के कारण जितनी 2 4 की पोटेंशियल एनर्जी, 3 के कारण जितनी 3 4 की पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, ये सब लिख लेंगे हम लोग कि Q1 Q2 बाई ए, के Q1 Q2 बाई कुछ का A√2 आएगा। ठीक, जो डायगोनल्स पर होंगे उनके लिए डिस्टेंस क्या आएगा? A√2। जो अगल बगल होंगे उनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? A। ठीक, लिख दें, नहीं माना जी। ठीक, 1 2 अगल बगल हैं, के Q1 Q बाई डिस्टेंस ही तो एक मीटर करेंगे ना, बाई A। 1 3 अगल बगल हैं,
चलिए ऐसा करते हैं ना, के क्यू वन क्यू टू कॉमन ले लेते हैं। के क्यू वन क्यू टू तो सब में आएगा ना, 1 2 में के क्यू वन क्यू टू बाई ए, 1 3 अगल बगल है के क्यू वन क्यू टू बाई ए, 2 3 डायगोनल पर है। डायगोनल कितने लेंथ का होता है, ए रूट 2, तो के क्यू वन क्यू टू बाई ए रूट 2, राइट। 1 4 1 4 डायगोनल पर है, तो के क्यू वन क्यू टू बाई ए रूट 2, 2 4 अगल बगल है, तो डिस्टेंस ए हुआ। 3 4 फिर से अगल बगल है, तो डिस्टेंस ए हुआ, राइट। ठीक, जैसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं एक अच्छी चीज बताता हूं आपको। मिटाए नोट कर, पॉज करके नोट कर लो, ठीक। तो अब देखो क्या है, हमने ट्राइंगल का निकाला, स्क्वायर का निकाला। ये ट्राइंगल या स्क्वायर निकालना एम नहीं था, एम था ये सिखाना। क्या सिखाना कि अगर, ठीक, जैसे आपके अगर 3 चार्जेस हुए, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस अगर कंसीडर करें, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, तो अगर n इज इक्वल टू 3 यानी 3 चार्जेस, राइट, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले वाले को लाओगे कोई वर्क डन नहीं, दूसरे वाले को लाओगे तो केवल 1 के कारण, ठीक। पहले वाले को लाओगे कोई वर्क डन नहीं क्योंकि पहले से वहां कोई मौजूद नहीं, दूसरे वाले को लाओगे तो पहले वाले के कारण जो पहले से वहां बैठा है वर्क डन होगा u1। अब जब तीसरे वाले को लाओगे तो 1 और 2 दोनों के कारण वर्क डन होगा, तो 1 के कारण 1 3, 2 के कारण 2 3, ठीक। 1 और 2 दोनों के कारण 3 पर वर्क डन हुआ, राइट। अब सोचो n इज इक्वल टू 4 है, तो अब फिर से 4 पार्टिकल्स, पहले को लाए कोई वर्क डन नहीं हुआ, दूसरे को लाए तो पहले के कारण वर्क डन कितना 1 2, तीसरे को लाए तो अब पहले से 2 बैठे हैं, 1 एंड 2 दोनों बैठे हैं, तो अब दोनों के कारण वर्क डन होगा। कौन कौन बैठे, 1 एंड 2, तो 1 3 एंड 2 3, तीसरा आया तो पिछले दोनों कारण 1 एंड 2 दोनों कारण, अब चौथा आएगा तो 3 पहले से बैठे हुए हैं 1 2 एंड 3, इन तीनों कारण वर्क डन होगा। कितना वर्क डन होगा, 1 के कारण u1 4, 2 के कारण u2 4, 3 के कारण u3 4, इतना हो गया, राइट। इसी प्रकार से बच्चों अगर n इज इक्वल टू 5 रहेगा, n इज इक्वल टू 5 रहेगा, पहला आएगा कोई वर्क डन नहीं, दूसरा आएगा तो u1 2, तीसरा आएगा तो 1 और 2 के कारण तो 1 3 2 3, चौथा आएगा तो 1 2 3 के कारण 1 4 1 2 4 3 4, राइट। और पांचवा आएगा तो चारों के कारण u1 1 2 3 4
चारों बैठे ना, चारों के कारण। ठीक, तो अब 1 5 से लेकर के कहां तक जाएगा, 4 5, राइट। मैं जानना चाहता हूं, एक बात समझो कि जब 3 है, 3 चार्जेस है, 1 2 3, 1 2 2 3 3 1, 3 टर्म्स है। ठीक, ऐसे इसको एक टेबल के फॉर्म बना लेते हैं। n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इज इक्वल टू 2 रहेगा। तो पहला आया, कोई वर्क डन नहीं। दूसरा आया तो पहले वाले कारण यानी एक टर्म आया बस, राइट, 1 2 के बीच। 3 हो गए, पहला आया कोई वर्क डन नहीं, दूसरा आया तो पहले वाले के कारण, इसको ऐसे समझो, पहला आया कोई वर्क डन नहीं 0, दूसरा आया पहले वाले के कारण तो एक टर्म आएगा बस। 3 हो गए, तो पहला आया कोई वर्क डन नहीं, कोई टर्म नहीं आएगा। दूसरा आया तो पहले वाले के कारण एक टर्म। तीसरा आया तो पहले से 2 बैठे हैं तो उन दोनों के कारण वर्क डन होगा, तो 2 टर्म आएंगे। तीसरा आया तो पहले से 2 1 2 बैठे थे तो 2 वर्क डन हुआ, राइट। 4, अगर n इज इक्वल टू 4 हुआ, पहला आया कोई वर्क डन नहीं, दूसरा आया पहला वाला पहले से बैठा हुआ है तो पहले वाले कारण वर्क डन हो गया यानी एक टर्म। दूसरा आया तो पहले से 1 और 2 दोनों बैठे हुए हैं तो अब दोनों की वजह से वर्क डन हो गया, तो कितने टर्म्स मिलेंगे, 1 और 2 दोनों कारण टर्म्स मिलेंगे यानी 2 टर्म्स मिलेंगे। तीसरा आएगा, सॉरी तीसरा तो आ चुका ना, चौथा आएगा तो पहले से 3 बैठे हुए, पहले से 3 बैठे हुए 1 2 एंड 3, ठीक, तो 3 टर्म्स मिलेंगे, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है, ऐसे 5 रहेगा तो क्या होगा, पहला आया कोई टर्म नहीं, दूसरा आया एक टर्म, तीसरा आया 2 टर्म, पहले 2 बैठे ना, चौथा आया पहले से 3 बैठे हैं, पांचवा आया पहले से 4 बैठे हैं, राइट। तो अब पैटर्न ऑब्जर्व करो, 2 आया तो 0 प्लस 1 या केवल 1, 3 टर्म्स 3 चार्जेस हो गए तो 1 प्लस 2, 4 चार्जेस हो गए 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 चार्जेस हो गए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, n माइनस 1 तक, राइट, n माइनस 1 तक। अब इसको सम करना है तो हम किस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो n की जगह उसमें क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2, राइट। अब देखो मैथ ग्रुप वाले जानते हैं कि ये क्या है, NC2, राइट, ये क्या है, NC2, ठीक है। और अब मैं एक बात बताता हूं, ये केवल मैथ ग्रुप वालों के लिए है और वो भी जो जे मेन
मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बायो वालों के लिए नीडेड नहीं है, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते होंगे। बाकी यहां तक का डिस्कशन ठीक है, समझ में आया होगा, यहां पर नहीं समझ में आया, ठीक। अब इसको कॉपी में लिख लीजिए कि दिस इज नॉट नीडेड फॉर बायो ग्रुप, ये बोर्ड, बाकी सबके लिए नीडेड। तो NC2 का बेसिक मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन की n डिफरेंट चीजें हैं, उसमें से दो दो के कॉम्बिनेशन आप उठाइए, जितने उठा सकते हैं। तो कितने उठा सकते हैं? तो NC2 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस सिंपली क्या है? जितने भी डिफरेंट पेयर बन सकते हैं, जितने भी डिफरेंट पेयर बन सकते हैं, उन सब की एनर्जीज का सम। जैसे 3 चार्जेस होते थे तो कितने पेयर बन सकते हैं? 1 2 का बन सकता है, 1 3 का बन सकता है, 2 3 का बन सकता है। 4 हो गए तो कितने पेयर बन सकते हैं? अब भैया बनाओ, 3 6 पेयर्स बन सकते हैं। यानी जितने भी पॉसिबल डिफरेंट पेयर्स हैं, उन सब की एनर्जी का सम, राइट? टोटल सम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी डिफरेंट पेयर्स बन रहे हैं चार्जेस के, जितने भी डिफरेंट पेयर्स बन रहे हैं चार्जेस के, उन सब की पोटेंशियल एनर्जीज का सम, राइट? ठीक, नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि ये जो बोर्ड है ये आपके बायो ग्रुप के लिए नीडेड नहीं, ठीक है? पिछले बोर्ड तक सबके लिए। तो अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं और अब यहां से थ्योरी खत्म और अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो बायो ग्रुप वाले कम से कम ये याद रख सकते हैं कि 2 चार्जेस रहेंगे तो केवल 1 टर्म मिलेगा, 3 चार्जेस रहेंगे तो 3 टर्म मिलेंगे, 4 चार्जेस रहेंगे तो कितने टर्म मिलेंगे? 6, ठीक है? 2 चार्जेस तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1, 3 रहेंगे तो 1 + 2 3, 4 रहेंगे तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6 हो जाएंगे। 5 रहेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी 10। देखिए कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट? तो 4 के ऊपर तो कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक? चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं भी नोट करेंगे चलेगा। नाउ कम टू क्वेश्चंस, ठीक? अब क्वेश्चंस करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड लेंथ ए, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, फाइंड करो, मैंने बताया रिक, पॉज करो और फाइंड करो, ठीक है ना? कम से कम पहला क्वेश्चन तो कर सकते हो। मैं सॉल्व करने के लिए इसको क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दूंगा। तो u = 1 को लाए, कोई वर्क डन नहीं, 2 को लाए 1 के कारण, 3 को लाए 1 और 2 दोनों के कारण, तो कितना हो गया? कि Q1 Q2 दोनों बराबर है तो Q² लिख सकता हूं अपॉन A, कि Q1 Q3 दोनों बराबर है तो दोनों को Q लिख सकता हूं KQ² A, Q2 Q3 दोनों बराबर हैं, राइट? तो लिख सकते हैं KQ² A। तो A = 3 KQ² A, राइट? आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब एक स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर एक क्यू चार्ज रखा गया है। हर एक कॉर्नर पर एक क्यू चार्ज रखा गया है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो आप देखो क्या है, फिर से पॉज कर वीडियो, सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक। बाकी सॉल्व करते वक्त मैं पहले नंबरिंग करूंगा। पहले वाले के लाए कोई वर्क डन नहीं, दूसरे वाले के लाए 1 के कारण, तीसरे वाले के लाए 1 और 2 दोनों के कारण। बस लिखते चले जाओ इसमें 1 और 2 दोनों के कारण, ठीक। चौथे को लाए 1 2 3 तीनों के कारण, राइट, ठीक। तो एक बार और किए थे ना कि Q1 Q2 Q3 Q4 को लेकर के, इसमें से इसको करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि या तो चार्जेस बगल बगल वाले होंगे और या तो डायगोनल वाले होंगे, ठीक। तो जितने बगल बगल वाले चार्जेस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस ए होगा, और जितने डायगोनल वाले चार्जेस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस a√2 होगा, राइट, ठीक। तो अब देखो बच्चों क्या है, बगल बगल वाले कौन से होंगे, 1 2, जिनके जो नंबर्स बगल बगल आएंगे, और क्या 1 2 2 3, 1 4 तो दूर दूर हो गया, 2 4 दूर दूर हो गया, नहीं 1 4 दूर दूर नहीं है, 4 1 पास पास है, ठीक। ये दूर दूर हो गया, 3 4 पास पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन A, इन चारों को तो सेम ही आएगा ना, KQ1 Q2 तो हो गया KQ स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना उनके बीच का A, राइट, ठीक। प्लस अब कौन कौन से बचे, ये बचा 1 3 एंड 2 4, 1 3 और 2 4 डायगोनली प्लेस्ड, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2। तो कैसे लिखेंगे तो अब हम लिखेंगे 2 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन a√2, राइट। KQ स्क्वायर बाई a बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √2, चेक कर लो कोई गलत तो नहीं है, चेक करते हैं। टोटल देयर आर 6 टर्म्स, इसमें भी कोई गलती नहीं है। 6 में से 4 बगल बगल वाले हैं, 1 2 2 3 3 4 4 1, राइट। तो 4 इंटू KQ स्क्वायर भाई ये हो गया, राइट। फिर क्या है, डायगोनल वाले देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, सारे पेयर्स उठा लेने, जितने भी डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं सब के सब उठाने, ठीक। तो अब देखो क्या है कि डायगोनल वाले उठाने, तो एक डायगोनल ये बन गया और ये डायगोनल बन गया। ये बस चेक करने के लिए है भाई, करने के लिए वही है मेथड, 1 2 3 4 मार्क करो और लिखो, ठीक। तो 2 टर्म्स आएंगे 2, और इन दोनों के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2। तो KQ1 Q2 बाई R के हिसाब से ये हो गया 2 अपॉन √2 हो जाएगा, KQ स्क्वायर भाई ये बाहर ले चुके हैं, तो इससे आएगा √2 और इससे आएगा 4, ठीक। नोट कर लीजिए जो आलसी नहीं किए हैं।
ठीक, जो नहीं किया होगा वो आलसी होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये दोनों क्वेश्चन भी ना आए। अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे ही हम मतलब 3 चार्जेस हैं तो 3 टर्म, 4 चार्जेस हैं तो 6 टर्म्स, 5 हैं तो 10 टर्म्स। ठीक, सपोज करिए अगर मैं 5 दे दूं तो 10 टर्म आ जाएंगे। ठीक, और अगर 6 दे दूं तो 15 टर्म्स आ जाएंगे, जिसको नहीं पता है बता देते हैं। और 7 दे दें तो 21 टर्म्स आ जाएंगी, और 8 दे दें तो 28 टर्म्स आ जाएंगे। तो सपोज एक क्यूब दे दिया, तब तो लिखते लिखते कॉपी भर दोगे। क्यूब दे दिया तो 8 टर्म्स हो गए ना, तो 8 चार्जेस हो गए, हर एक कॉर्नर पर रख दिया तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इतना बड़ा वो 28 टर्म्स वाला पूछेंगे ही नहीं। तो इन जनरल 4 से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स, मतलब अगर इस तरह से लिखना है कि 6 टर्म्स बन रहे हैं, 4 में 5 में 10 टर्म ऐसे, ठीक, तो मैक्सिमम वो जा सकते हैं 4 चार्ज पार्टिकल्स तक। ठीक, अब 4 से ऊपर जाएंगे ना तो स्पेसिफिक केसेज होंगी। ठीक, 4 से ऊपर के क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है ना, बच्चे से आप 28 टर्म तो लिखवाना नहीं चाहते क्यों? तो होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक केसेज में कुछ आसान से रिजल्ट आ जाते हैं, जिन पर बेस्ड वो 4 से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो उनमें से एक है कि if identical charges are placed at the corners of a regular polygon, ठीक, और ये 3D पॉलीगन भी हो सकता है, लाइक क्यूब। तब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज, मतलब ये कब वैलिड होगा ना, जब रेगुलर पॉलीगन हो और उसके कॉर्नर्स पर एकदम आइडेंटिकल चार्जेस रखेगा, और उसके कॉर्नर्स पर एकदम आइडेंटिकल चार्जेस रखे गए हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसके हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज रख देते हैं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। अब इसको निकालने के लिए, इसकी पोटेंशियल निकालने के लिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 को लाए कोई वर्क डन नहीं, 2 को लाए तो 1 के कारण वर्क डन, 3 को लाए तो 1 के कारण वर्क डन और 2 के कारण भी वर्क डन, राइट। ठीक, अब देखो क्या है कि इसको मैं पूरा डबल कर दूं, 2 इंटू U12 प्लस 2 इंटू U13 प्लस 2 इंटू U23, बताते हैं एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंचना है ना, अपॉन 2। अब देखो 2U12 तो मैं लिख सकता हूं कि U12 प्लस U21। भाई देखो, जितनी 1 2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी 2 1 की होगी, के Q1 Q2 बाई आर। इसमें ये तो नहीं कि कौन पहले कौन बाद में, के Q1 Q2 बाई आर या फिर के Q2 Q1 बाई आर, दोनों बराबर आएंगे। तो जितना 1 2 की होगी उतनी ही 2 1 की होगी।
राइट। इसी प्रकार से जितना 1 3 की होगी उतना ही 3 1 की होगी। इसी तरह से जितना 2 3 की होगी उतना ही 3 2 की होगी अपॉन 2, राइट। 2u12 था ना, तो इसी को हमने लिख लिया u12 प्लस u21, राइट। अब देखो क्या है कि अलग अलग करते हैं। u12 प्लस u13 ये अलग कर लिया मैंने। u21 प्लस u23 कहीं तो होगा ही, u21 u23 u12 u13 ये हमने ले लिया है, ठीक। बचे क्या 3 1 3 2 u31 u32 अपॉन 2। अब देखो क्या है कि सिस्टम में कुल कितने चार्जेस थे? 3। सिस्टम में कुल कितने चार्जेस थे? 3। ये टर्म जो है ये बता रहा है कि 1 की पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 के कारण, ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूं केवल u1, यानी 1 की पोटेंशियल एनर्जी बाकी दोनों के कारण, 1 2 1 3। यह वाला टर्म क्या है? 2 की 1 के कारण, 2 की 3 के कारण, यानी 2 की बाकी दोनों 1 एंड 3 के कारण, यानी 2 की 1 एंड 3 के कारण, राइट, ठीक। अब देखो क्या है कि u31 u32 ये क्या दर्शाता है कि 3 की 1 एंड 2 के कारण। अब क्या दर्शाता है कि 3 का 1 एंड 2 के कारण, राइट। ठीक है, u1 का मतलब है 1 का बाकी दोनों के कारण, u2 का मतलब है 2 का बाकी दोनों के कारण, और u3 का मतलब है 3 का बाकी दोनों के कारण, राइट। अब मुद्दा यह है कि हमने इतना ज्यादा हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम ले रखा है, हमने इतना ज्यादा हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम ले रखा है कि 1 का बाकी दोनों के कारण, या फिर 2 का बाकी दोनों के कारण, या फिर 3 का बाकी दोनों के कारण सेम ही आएगा, है ना भाई। इतना सिमेट्रिकल सिस्टम ले रखा है कि किसी भी एक का बाकी दोनों के कारण सेम ही आएगा, यानी कि u1 विल बी इक्वल टू u2 विल बी इक्वल टू u3, राइट। इसको मैं u बोल देता हूं, ठीक। और u को मैं कैसे डिफाइन कर देता हूं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज ड्यू टू other two of any one charge due to other two, potential energy of any one charge due to other two, right। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी u, ये भी u, ये भी u, तो 3/2u, राइट। तो ऐसे इन जनरल अगर n चार्जेस का ऐसा सिस्टम होगा, कोई भी सिस्टम नहीं, ऐसा सिस्टम, कैसा सिस्टम? हाईली सिमेट्रिकल, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई क्लोज्ड टाइप की फिगर, जिसमें सारी साइड्स बराबर हों और हर एक कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्जेस रखे जाएं, ठीक है।
तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा टोटल? 3 था तो 3/2u आया, तो n चार्जेस रहेंगे तो n/2u आएगा, राइट? वेयर u इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनीवन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। यहां पर 3 थे तो अदर 2 लिखे थे, राइट? n चार्जेस रहेंगे तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक, इसको अभी आप तब अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका यूज करेंगे 8 चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। ठीक, इनफैक्ट आप एक क्वेश्चन ले लीजिए जिसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। इसको तो नोट कर ही लीजिए ऑब्वियसली। क्वेश्चन है कि एक क्यूब है ऑफ साइड लेंथ ए। ठीक, बना लीजिए। एक क्यूब है ऑफ साइड लेंथ ए, क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, और इसके हर एक कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके हर एक कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? इसको ट्राई करिएगा और मन से ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, और ऑब्वियस सी बात है 28 टर्म्स नहीं लिखने हैं आपको। जो मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव कराया है इसको यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में आते ही इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।